नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा खान। नाजरीन, आपने कई दफ़ा कई सारे फिल्म्स में ये टर्म तो सुना ही होगा, ब्लड कैंसर। पर क्या आपने कभी गौर फरमाया कि ये लोगों में सिर्फ स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन से नहीं बल्कि कई सारे रीज़न से आ सकता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, ल्यूकेमिया, जो एक किस्म का ब्लड कैंसर ही है। इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है केयर हॉस्पिटल्स चादरघाट हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर शहरोज। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारा आपके शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि हेमेटोलॉजी क्या होती है? हेमेटोलॉजी देखिए एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या डिसऑर्डर्स है उनको डील करती है। अब हेमेटोलॉजी एक्चुअली देखा गया तो काफ़ी वाइड ब्रांच है और इसमें हम ना सिर्फ कैंसर बल्कि ब्लड से और दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि खून की कमी होना, प्लेटलेट्स का कम होना, वाइट सेल्स का कम होना और ब्लड के दूसरे सारे पैरामीटर्स को भी जो अबनॉर्मलिटीज़ आती है उन सब से हम डील करते हैं। पर आज हम फोकस ब्लड के कैंसर पर करेंगे इंशाल्लाह। सो ये ल्यूकेमिया जो है ये एक्चुअली होता क्या है, आप हमें ये बताइए ब्रीफली। दरअसल ल्यूकीमिया एक किस्म का ब्लड का कैंसर होता है। आमतौर पर जैसे हमारे ब्लड में कई सारे सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है, बॉडी में अपना अपना एक रोल होता है। अब ये जो सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है जिनका वहाँ पर जो होता है, इसको एक टिश्यू बोलते हैं, जहाँ जिसे हम मेडिकल टर्म्स में बोन मैरो करते हैं। और ये बोन मैरो देखने में लिक्विड जैसा होता है। अभी आम जबान में हम देखेंगे तो इसे गुद बोलते हैं, जैसा बोन का हड्डी का जो मग्स होता है वो बोन मैरो होता है। और बच्चों में ये जो है काफ़ी हड्डियों में पाया जाता है, पर बड़ों में कमर की हड्डी के पास ये पाया जाता है। इस टिश्यू को जो है हम बोन मैरो कहते हैं। इस बोन मैरो में ये ब्लड के सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो हर रोज़ हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स मरते हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए सेल्स पैदा होते हैं। तो ये इसका एक सेल का टर्नओवर बोलते हैं हम इनको, और ये काफ़ी रेगुलेटेड होता है। तो जितने रोज़ सेल्स मरते हैं उतने ही सेल्स रिप्लेस किए जाते हैं, और ये रिप्लेस करने वाले जो स्पेशल सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब ये स्टेम सेल्स का काम ये है कि जैसे ही कोई सेल्स का कमी होती है बॉडी में, उनको रिप्लेस करना होता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब जैसा किसी को किसी वजह से खून की कमी हो गई तो स्टेम सेल्स को जो है इनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। किसी को अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, आमतौर पे हम डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी को देखते हैं, उस टाइम पे ये स्टेम सेल्स प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और ये काफ़ी रेगुलेटेड होता है, मतलब जितना चाहिए उतनी लिमिट में ही पैदावार होती है इसकी। पर कभी कभार कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं इन स्टेम सेल्स में जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में म्यूटेशंस बोलते हैं। यानी कि जीन्स की वजह से ये स्टेम सेल्स में कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जिनकी वजह से ये बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी रेगुलेशन के बस बढ़ते ही जाते हैं। वो स्टेम सेल्स ना सिर्फ दूसरे स्टेम सेल्स को सप्रेस भी करते हैं, पर वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते। तो ये जैसे जैसे स्टेम सेल्स, अबनॉर्मल स्टेम सेल्स जो हैं बढ़ते रहते हैं, अल्टीमेटली ये बनकर कैंसर में तब्दील होते हैं, जिन्हें हम ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया बोलते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है, आप हमें ये बताइए, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि बच्चों में भी ये पाया जाता है एंड साथ ही साथ एज ग्रुप फैक्टर्स में भी ये पाया जाता है, तो इसके मेन कॉजेस क्या है? हाँ, आपने जैसे सही फरमाया, ब्लड कैंसर ऐसा है कि कोई एज इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कई टाइप के ब्लड कैंसर्स हम देखने को आते हैं अक्सर हमारी ओपीडी में। इसके काफ़ी सारे वजह हो सकते हैं, पर मेनली जो है 80% ब्लड के कैंसर्स बिना कोई वजह के आते हैं। बाकी के जो 20 से 25% पेशेंट्स हैं उनमें जो है आमतौर पर हम कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी यानी कि हेरिडिटरी सिंड्रोम्स हम देखने को आते हैं। ख़ास तौर पे एक जो है सिंड्रोम का नाम मैं लूँगा, डाउन सिंड्रोम करके है। ये जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है जो बच्चों में पाई जाती है, काफ़ी रेयर है, पर इस बच्चों को दूसरे बच्चों के मुकाबले में ब्लड कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन बच्चों को पैदाइशी बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है या बोन मैरो में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही है जिनकी वजह से आगे चल के इनको ब्लड के कैंसर्स आने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चंद ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसी के साथ माहौल का भी जो है असर पड़ सकता है कैंसर के ऊपर।
तो ऐसे कुछ लोग हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं। स्पेशली एक केमिकल है जिसका नाम बेंजीन है। ये बेंजीन अक्सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसके ज़्यादा एक्सपोजर से ब्लड कैंसर आने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी जैसे होते हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गया या कोई व्हीकल का पोल्यूशन भी हो गया, ये आगे चल के कुछ ऐसे म्यूटेशंस बना सकते हैं बोन मैरो में जिसको लेकर ब्लड कैंसर्स पाए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई पेशेंट जो ऑलरेडी कैंसर से मुतासर हो चुके हैं पास्ट में, उनको फ्यूचर में भी कोई दूसरा टाइप का कैंसर आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कोई पेशेंट्स है जिनको स्पेशली काफ़ी कम उम्र में कोई दूसरा टाइप का कैंसर हो गया था, जैसे कि लिम्फोमा ऐसे कुछ हो गया था। उनके टाइम में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या कुछ रेडिएशन देते हैं, आगे चल के इस बच्चों को दूसरों के मुकाबले में ब्लड कैंसर आने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है समझे जहाँ पर ब्लड कैंसर्स पाए जाते हैं, पर ये सारे मिलाकर रफली 20 से 25% में ही पाए जाते हैं। अक्सर हम 75 to 80% पेशेंट्स में कोई रीज़न होता नहीं है इसके लिए। अब आपने ये भी मेंशन किया कि स्मोक एंड यहाँ तक कि पोल्यूशन से भी ये अफेक्ट करता है, तो कोई और फैक्टर्स भी है जिस वजह से ये अफेक्ट करे? बिल्कुल, देखिए अब हर कोई पेशेंट जिसको जो है स्मोकिंग की आदत है या हर कोई जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, सबको कैंसर आना बोल के ज़रूरी नहीं है। तो हर किसी का अपने अपनी बॉडी का एक इम्यूनिटी होती है, एक बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है, ताकि वो ना सिर्फ इन्फेक्शन से बल्कि कैंसरस सेल्स को भी लिमिट में कर सकेंगे। ऐसे कुछ अबनॉर्मलिटीज़ पेशेंट में आते हैं जिनकी वजह से उनको ब्लड कैंसर आने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो सिर्फ माहौल का भी असर नहीं है, पेशेंट की अंदरून जो जेनेटिक मेकअप है उनका, जैसा उनका जो सेल्स की कैपेसिटी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैंसर हो सकता है या नहीं। अब इसे लोगों को समझना कैसा है, यानी कि सबसे कॉमन सिम्टम कौन सी है कि उन्हें पता चले कि भाई हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है एंड इस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है या डायग्नोसिस जो है वो करवाना है? राइट। तो देखिए ब्लड कैंसर्स के काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, और ब्लड कैंसर खुद इतने टाइप्स का होता है। एक तो ल्यूकीमिया हो गया, जो आमतौर पे ब्लड कैंसर का मेडिकल टर्म है। दूसरा एक ब्लड कैंसर जिसे लिम्फोमा कहते हैं, और एक तीसरा ब्लड कैंसर जिसे हम मल्टीपल माइलोमा करते हैं। तो आमतौर पे ये 3 तरीके के ब्लड कैंसर्स है, और हर एक का जो है सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब जैसा ल्यूकीमिया हो गया, ये तो ब्लड कैंसर आमतौर पे जो हम देखने को मिलते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स है ये इस वजह से आते हैं क्योंकि बॉडी में पेशेंट के नॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन ही रुक चुका है। तो जो अबनॉर्मल सेल्स है, जो कैंसरस सेल्स है, वो बाकी के नॉर्मल सेल्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो जिन्हें मेडिकल टर्म्स में ब्लास्ट सेल्स करके बोलते हैं। तो कैंसर सेल्स को हम ब्लास्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पेशेंट का रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन रुक गया तो उनको खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी के सिम्टम्स ऐसे हैं कि जल्दी थक जाना, कमज़ोरी होना, भूख ना लगना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर किसी पेशेंट का वाइट ब्लड सेल्स कम हो चुका है ये कैंसरस सेल्स की वजह से, तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी में अपने वाइट सेल्स ही इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं हमें। तो अगर वाइट सेल्स कम हो गए तो पेशेंट को अक्सर बार बार इन्फेक्शंस होना, बार बार बुखार आना, और तेज़ बुखार ठंड के साथ एंड जाड़े के साथ एंड पसीनों के साथ आना, ये एक सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का भी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर बॉडी में पेशेंट के प्लेटलेट्स की कमी हो चुकी है कैंसर की वजह से। प्लेटलेट्स का काम ये है कि अगर किसी को भी ज़ख्म हुआ या कुछ मार लगा तो उसको ब्लीडिंग को रोकना होता है प्लेटलेट्स से। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि मसोड़ने से खून जाना, ब्रश करने पर या सिंपल हाथ लगाने पर भी खून जा सकता है, नाक से खून जाना, या स्किन पे कुछ ऐसे रैश होना, ऐसे रेड कलर के धब्बे होना, ये भी जो है प्लेटलेट्स की कमी का एक सिम्टम हो सकता है। तो ये ऐसे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं जिससे ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और इसको कोई नॉर्मल इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अक्सर वायरल इन्फेक्शंस में भी हम यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब तक हम कोई पेशेंट की जांच पड़ताल ना करें, ना कोई टेस्ट ना करें, तब तक हमें पता नहीं चल सकता है कि ये पेशेंट को कैंसर है या नहीं। और एक चीज़ जो मैं जिक्र कर रहा था, लिम्फोमा करके एक और ब्लड कैंसर है। अब ये लिम्फोमा ऐसा है कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स करके बोलते हैं। ये देखने में काफ़ी एक्चुअली छोटे होते हैं, गले के पास या बगल के पास या कमर के पास होते हैं ये लिम्फ नोड्स।
ये जब लिम्फोमा आता है, ये लिम्फ नोड्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है इसमें, तो जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास कुछ एक सूजन के साथ या स्पेशली गले के पास या बगल के पास सूजन के साथ आ सकते हैं। ये लिम्फोमा का एक सिम्टम है। और मल्टीपल माइलोमा जैसा मैं जिक्र कर रहा था, ये अक्सर हड्डियों को असर करता है, तो पेशेंट्स कई बार कमर में दर्द के साथ या पीठ में दर्द के साथ ऐसे आ सकते हैं और उनको भी खून की कमी वगैरह हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे अलामत है ब्लड के कैंसर से रिलेटेड। अब इनमें टाइप्स ऑफ स्टेजेस रहते हैं क्या डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्यूट हो गया या बहुत माइल्ड हो गया, तो ऐसे कुछ डिफरेंस है ल्यूकेमिया में? जी, बिल्कुल। पीपल हैव टू फोकस ऑन। बराबर जी। तो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ल्यूकीमिया में मेनली दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक जो अक्यूट ल्यूकीमिया है, अक्यूट का मतलब ये है कि ये शुरू होकर बस चंद दिन या चंद हफ्ते ही हो रहे हैं एंड इसके सिम्टम्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और दूसरा टाइप का ल्यूकीमिया हो गया जो क्रॉनिक है, उसका मतलब यही है कि काफ़ी टाइम से पेशेंट मुतासर है पर उनको कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे, जब तक सिम्टम्स आए तब तक बात आगे बढ़ चुकी होती है। एंड अक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया में दो यही फ़र्क है कि अक्यूट ल्यूकीमिया एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी होती है, पेशेंट को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट शुरू करना होता है उनका डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद। और क्रॉनिक जो ल्यूकीमियास है, अक्सर इसका एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया करके एक बीमारी है। इसमें ये बिल्कुल जो है आहिस्ता से बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट के पास। एंड जैसे किसी को बीपी या शुगर की बीमारी होती है वैसा कुछ होता है ये, एंड इतना कुछ जानलेवा नहीं होता है। आगे चल के शायद बढ़ सकता है पर यूजुअली उस टाइम पे उतना कुछ इमरजेंसी नहीं होती है इसमें। अब आपने इससे पहले ये भी मेंशन किया था कि बच्चों में भी ये मेंशन होता है, तो उस टॉपिक में मैं थोड़ा सा डिटेल लेना चाहूँगी कि बच्चों में ऐसा क्या नज़र आता है कि उन्हें ल्यूकेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं? ठीक है, बच्चों में ल्यूकीमिया के जो सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसे चांसेस ये हैं कि बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम हर कुछ दिन में उनको आ रहा है, या कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो इजीली उनको जो है रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से बच्चे को बुखार है, फीडिंग नहीं ले रहा है बच्चा, या एक्टिव नहीं है जैसा उनके नॉर्मल एज ग्रुप में जितना एक्टिव रहना चाहिए वैसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे शायद ल्यूकीमिया का एक डाउट रह सकता है, और उसको कंफर्म करने के लिए तो टेस्ट ही चाहिए हमको। अब हम बात करें डायग्नोसिस की, तो हर डिजीज़ का एक डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ल्यूकेमिया को डायग्नोस कैसे किया जाता है, आप हमें ये बताइए। राइट, तो हर बीमारी की तरह ल्यूकीमिया का भी डायग्नोसिस कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही होता है। तो जैसा कि ये प्राइमरीली ब्लड का कैंसर है, तो एक पहले तो हम लोग कंप्लीट ब्लड पिक्चर करके एक टेस्ट करते हैं जिससे पेशेंट का ब्लड का परसेंटेज, वाइट सेल काउंट एंड प्लेटलेट्स, ये सारी हमें इसकी जानकारी हासिल होती है इसमें। इसी में हम कई बार कैंसरस सेल्स भी पाए जाते हैं, ये पेरिफेरल स्मीयर में, जैसा हम सीबीपी टेस्ट करते हैं। एंड मेनली जो ल्यूकीमिया का कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये एक टेस्ट का नाम लूँगा मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम फ्लो साइटोमेट्री करके बोलते हैं। तो फ्लो साइटोमेट्री एक ब्लड का टेस्ट है जिससे हमें ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म होगा एंड हमें ये भी पता चलेगा कि ये कौन सा ल्यूकीमिया है, या अक्यूट ल्यूकीमिया है या क्रॉनिक ल्यूकीमिया है, और कितना सिवियरिटी है वो भी हमें मालूम चलेगा। एंड इसी के साथ कभी कभार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें हम ब्लड टेस्ट में उनका कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, उन पेशेंट्स के लिए हमें बोन मैरो टेस्ट करना होता है। अब जैसे मैं पहले बताया था कि बोन मैरो एक हड्डी के अंदर के मक्स को बोलते हैं, जो कमर की हड्डी के पास होता है, स्पेशली बड़े बुजुर्गों में। तो जैसा हम कोई ब्लड सैंपल के लिए नीडल के ज़रिए ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं, वैसे ही बोन मैरो का एक लिक्विड सैंपल निकालते हैं जिसे हम बोन मैरो एस्पिरेशन कहते हैं। ये बोन मैरो एस्पिरेशन से हमें ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म होता है। उसी में कुछ स्पेशल टेस्ट करने से हमें ल्यूकीमिया का टाइप भी मालूम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट है जिससे हम ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए उसमें कई सारे अभी न्यू टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें हम मॉलिकुलर एंड जेनेटिक टेस्ट करके बोलते हैं, जिससे हमें ये भी मालूम चल सकता है कि ये कैंसर पेशेंट को जेनेटिक तौर पे आया है, और जो नए नए अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट के ज़रिए मालूम चलता है। यानी कि एक टेस्ट से ये फैमिली हिस्ट्री भी मालूम होती है, एंड देन इसे ट्रीट कैसे करना है वो भी उसी टेस्ट में बताया जाता है। तो बोन मैरो सैंपल जो है उसी में हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिन्हें हम मॉलिकुलर टेस्ट करके बोलते हैं। तो उसके ज़रिए हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मालूम होती है कि पेशेंट का कैंसर जेनेटिक है या नहीं,
उसमें हम अभी जो लेटेस्ट एडवांसेस आए हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वो भी हमें पता चलता है इसके ज़रिए। अब बात करें अब ट्रांसफ़र जो होती है बीमारी, क्या ल्यूकेमिया ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे को? आप हमें ये क्लियर करिए, बिकॉज कई सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद से अगर हमें ब्लड कैंसर है, ये कौन सा भी कैंसर ले लीजिए आप, उस इंसान का अगर झूठा भी हम पियेंगे तो हो सकता है कि वो बैक्टीरियाज हमें आ जाए। ये आप क्लियर करिए थोड़ा। ये आप काफ़ी कॉमन मिथ मेरे पास लेके आए, और अक्सर मेरे पेशेंट्स भी कई बार ये ऐसे इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अक्सर कैंसर एक फैलने वाली बीमारी नहीं है। जैसा कोई दूसरा इन्फेक्शन है वैसा कैंसर नहीं होता है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हाथ लगाने से या उनके साथ खाने से, उनके साथ उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है। ना सिर्फ ब्लड का कैंसर, कोई भी दूसरा कैंसर लेने दीजिए आप। हाँ, कुछ ऐसे थोड़े एटिपिकल कैंसर है, जैसे कोई बच्चेदानी का कैंसर है, वो कभी कभार हस्बैंड वाइफ मिलने से उनकी वजह से आ सकता है। पर आम तौर पे जैसा हम रूटीन रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पेशेंट के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना, इससे कोई किसी को जो है स्प्रेड होने का कोई रिस्क नहीं होता है इसमें। अब जैसे कि आपने मेंशन किया था कि ल्यूकेमिया जेनेटिक्स भी जो है फॉलो होता है। जी। अब जो नए हैं, बिल्कुल उनकी फैमिली हिस्ट्री में बिल्कुल भी उन्हें कोई ब्लड कैंसर का कोई वो ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जब होता है तो इन लोग को आप डायग्नोस कैसे करते हैं एंड देन इनको ट्रीट कैसे करते हैं आप? ओके, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई एक पेशेंट है जिनका कोई भी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है कैंसर का, या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनके बावजूद उनको कैंसर आया है। मैं शुरू में वही जिक्र किया था कि 80% पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं हमारे पास, जिनको कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, या कोई केमिकल्स वगैरह उनका भी जो है कोई एक्सपोजर नहीं है उनको। ऐसे पेशेंट्स को हम आमतौर पर जैसा कोई दूसरे ल्यूकीमिया को ट्रीट करते हैं वैसे ही उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका भी डायग्नोसिस सेम तरीके से होता है। पर ये है कि हम उनकी जाँच पड़ताल और ज़्यादा करते हैं। ऐसे कुछ हमें टेस्ट करके, ये जेनेटिक टेस्ट वगैरह और ये म्यूटेशन टेस्ट वगैरह, इससे हम और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कौन से एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट्स अभी मौजूद है? बिकॉज जब बात ट्रीटमेंट की आती है, डायग्नोसिस के टाइम पे ही ऑलमोस्ट पीपल डर जाते हैं कि ट्रीटमेंट में हमें रेडियोलॉजी एंड कीमोथेरेपी में हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एंड जब डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देंगे तो वो लोग ये एक कंक्लूजन पे आ ही जाते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा डेथ ही जो है रिजल्ट रहेगा। एंड हम हर कैंसर के टॉपिक पे जब भी हम बात करते हैं, हम ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज करते हैं, बिकॉज लोग जो है जो अपनी माइथोलॉजी कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग में, उसको थोड़ा क्लियर कर ले। तो इस पर आप थोड़ा जो है गौर फरमाइए। बेशक। तो आपके एक सवाल का मैं कुछ ऐसे पार्ट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि कैंसर कोई भी रहने दो, ऐसा एक डेथ सेंटेंस नहीं है कि अगर कैंसर हो गया तो पेशेंट वाकई सकम करने वाला या उनकी जान चले जाने वाली है। कैंसर में कई सारे वैरायटीज़ हैं, मतलब कई सारे उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अभी हमारे पास अवेलेबल है, और स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कैंसर का। अब बात करें हम ब्लड कैंसर्स की, तो आमतौर पे जो इसका ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी ही है। रेडिएशन का ल्यूकीमिया में कुछ रोल नहीं होता है ज़्यादा। आमतौर पे हम कीमोथेरेपी के ज़रिए ही इसका इलाज करते हैं। एंड अक्सर पेशेंट्स ये सोचते हैं कि कीमोथेरेपी वगैरह करने से जो है उनको काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, पर अभी इतने एडवांस कीमोथेरेपीज़ वगैरह आए हैं जिससे कम साइड इफ़ेक्ट्स है, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स है, और बीमारी पर अच्छा असर भी आ सकता है। पर देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट रहने दीजिए, उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। मेन चीज़ क्या है, पेशेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी थिंकिंग है, वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए कि अब बीमारी आई है तो उसको हमें टैकल करना है, उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसको फेस करना है, आगे चल के इसको क्योर करने के लिए हमारी कोशिश करना है। तो ये चीज़ सबसे अहम है कि पेशेंट को पहले काउंसलिंग अच्छी तरीके से करना होता है कि वो ट्रीटमेंट बराबर ले सकें। ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग इसीलिए डिटेल में बताते हैं। उनके जो डाइट रेस्ट्रिक्शंस है, क्या डाइट फॉलो करना है, ये सब चीज़ें हम लोग उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब एक छोटा सा मैं रिमाइंडर समरी आपसे लेना चाहूँगी। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि बोन्स के अंदर जो है ब्लड सेल्स का ये जो ल्यूकेमिया है वो प्रोडक्शन ब्लड बोन मैरो में होता है। जी, तो ये बोन मैरो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या ट्रांसप्लांट पे जो है आ जाता है या कैसे होता है, आप ये हमें बताइए।
आप ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में जी। बोल रहे, ठीक है। तो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, पहले कीमोथेरेपी देते हैं हम ताकि वो जो अबनॉर्मल सेल्स है वो फौरन तौर पर कम हो जाएं। एंड उसके बाद जैसे मैं बताया था कि बोन मैरो हम कुछ स्पेशल टेस्ट करने से कुछ ऐसे नए एडवांसेस भी आ सकते हैं जिसके हम टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में। एंड अगर पेशेंट का रिलैप्स होता है, यानी कि कैंसर अगर वापस आ जाए या उन्हें ऐसे टाइप का ब्लड कैंसर है जैसे कि ख़ास तौर पे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया करके एक काफ़ी डेंजरस टाइप का ब्लड कैंसर है, जिसे हम कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट के कोई डोनर को ढूंढकर हम उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि किसी हेल्दी डोनर का बोन मैरो लेकर हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का काफ़ी एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है, उसका डोनर का मैचिंग वगैरह करना ज़रूरी होता है। ये हर कैंसर में इस्तेमाल नहीं होता है, हर ब्लड कैंसर में ज़रूरी नहीं है। चंद ऐसे कैंसर्स है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, स्पेशली जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ है उसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरी नहीं होती। और जो अक्यूट ल्यूकीमियाज़ है, ख़ासतौर पर अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है, उसमें हम आमतौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये मेंशन की थी कि थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स जो है नज़र आते हैं, वो भी इन रेयर केसेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक डर लोगों में होता ही है, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत पहले देखते हैं लोग। जी। तो इसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है ल्यूकेमिया का? जी, ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में आमतौर पर जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आते हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं और कम ड्यूरेशन तक होते हैं। अक्सर पेशेंट्स जब कीमोथेरेपी लेते हैं तो उसकी वजह से उनको मतली हो सकती है, वॉमिटिंग्स आ सकते हैं, लूज़ मोशंस हो सकते हैं क्योंकि उनका खाना जो है अब्जॉर्ब नहीं होता ठीक से। और ख़ास तौर पे जो पहला महीना होता है ट्रीटमेंट का ल्यूकीमिया के दौरान, इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे इन्फेक्शन आने का रिस्क बढ़ जाता है। उस टाइम पे पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो आइसोलेशन में रहें, दूसरे पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें और मास्क वगैरह और सैनिटाइजेशन का रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है कीमोथेरेपी के दौरान। और एक और इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए ज़रूरी है कि हेयर फॉल होता है कीमोथेरेपी के दौरान, ख़ास तौर पे ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में, पर वो भी टेम्पररी एंड रिवर्सिबल है। जैसे हमारा ट्रीटमेंट मुकम्मल होता है ल्यूकीमिया का, बाल भी अक्सर वापस आ जाते हैं पेशेंट के। अब ल्यूकेमिया का अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई गेस, बिकॉज जितना जल्दी लोग इसे डिटेक्ट कर ले वो उनके लिए उतना अच्छा है। जी जी। बिकॉज कोई भी बीमारी ले लो आप, उसको जल्दी डिटेक्ट करना ही एक बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। जी जी। अब मैं आपसे और एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पेशेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा पेशेंट रहा है जो ल्यूकेमिया को सर्वाइव किया हो या उसको बीट करके आगे बढ़े हों? जी जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अभी भी फॉलोअप पे हैं, और उनका डिज़ीज़ भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल में है। ख़ास तौर पे एक ल्यूकीमिया है जो मैं बोल रहा था, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL करके एक ब्लड कैंसर होता है। इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, एक लो रिस्क होता है, एक मीडियम रिस्क और एक हाई रिस्क होता है। तो अक्सर जो लो रिस्क वाले ल्यूकीमिया पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका रिलैप्स रेट्स भी काफ़ी कम होता है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप पे आए हैं एंड उनका डिजीज़ भी, उनका कैंसर भी अच्छा कंट्रोल में है। दूसरी बात ये, जो क्रॉनिक ल्यूकीमियास होते हैं उनका भी आउटकम्स काफ़ी अच्छा होते हैं, उनके भी जो है सर्वाइवल जो है काफ़ी बेहतर होते हैं। ख़ास तौर पे जब हम टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स के लिए, उनकी बीमारी बिल्कुल जैसे कोई किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो गया वैसे ही कोई बीमारी होती है, सिंपल टैबलेट से हम उनका ट्रीटमेंट करके बीमारी को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ल्यूकेमिया क्या कंप्लीट क्योरेबल डिजीज़ है, उसे कम्प्लीटली ओवरकम किया जा सकता है या उसे सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और अक्सर पेशेंट्स भी मेरे ये पूछते हैं कि क्या ल्यूकीमिया कम्प्लीटली क्योरेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ल्यूकीमिया डिपेंड करता है कौन सा टाइप का ल्यूकीमिया है, कौन सा रिस्क का ल्यूकीमिया है। तो लो रिस्क ल्यूकीमिया डेफिनेटली क्योर पॉसिबल है, जो इंटरमीडिएट रिस्क होता है वो थोड़ा सा 50-50 चांस, एंड जो हाई रिस्क ल्यूकीमिया है उसका क्योर रेट्स काफ़ी कम होते हैं। उसमें हम अक्सर पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बावजूद भी उन्हें फिर ये बीमारी का सामना करना पड़ता है, रिलैप्स चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितना लो रिस्क है ल्यूकीमिया का क्योर उतना ज़्यादा पॉसिबल है,
एंड क्रॉनिक ल्यूकीमियाज भी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है मैं बोलूँगा, पर वो ट्रीटेबल है, यानी कि हम मेडिकेशंस के ज़रिए उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, पर पूरा रूट से निकाल नहीं सकते उसको। ल्यूकेमिया पेशेंट्स का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आप हमें ये बताइए, क्योंकि मेन सवाल यही है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेज है जो उन्हें करने चाहिए, कौन कौन से परहेज उन्हें रखने चाहिए, ये आप थोड़ा क्लियर करिए। ठीक है, तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में अगर मैं पहले बात करूंगा तो ख़ास तौर पे जो अक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं, जब हम उनका शुरू में कीमोथेरेपी से इलाज स्टार्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो पहला महीना होता है, जब ये कैंसर के सेल्स कीमोथेरेपी की वजह से रप्चर होना स्टार्ट होते हैं, तब कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से लिवर एंड किडनी पर असर आ सकता है। तब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो पानी अच्छा लें, कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 लीटर 24 घंटे में पानी लेना होता है। ऐसे कुछ खास डाइट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जिससे वो लोग फॉलो कर सके, पर हम अक्सर पेशेंट्स को ये बताते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट लें। नॉनवेज में ऐसा कुछ खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बाहर का जंक फूड वगैरह जो है कम्प्लीटली अवॉइड करना होता है, जो भी हो सका होम बेस्ड खाने का ही इस्तेमाल करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि जब ल्यूकीमिया का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हम अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि जब ये कैंसर के सेल्स रप्चर होते हैं तब वो बॉडी में पोटेशियम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट और किडनी पे असर आ सकता है। इसलिए हम कुछ वक्त तक सिट्रस फ्रूट्स हो, चाहे जो भी ऐसा खाना जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे कि आप मसलन नारियल पानी लीजिए आप, या बनानाज लीजिए, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो चंद टाइम के लिए हम ये पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये चीज़ों को अवॉइड करें आप, और हाइड्रेशन अच्छा लें। तो ये कुछ ऐसे फूड हैबिट्स हैं। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे कुछ स्पेशल उनको एडवाइस करते नहीं है, जितना हो सका फिजिकली एक्टिव रहने को बोलते हैं हम पेशेंट्स को, ताकि उनका भी मोराल बना रहे और उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। पर एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि बाहर जाते वक्त वो लोग मास्क वगैरह लगा कर जाएँ, और घर में किसी को सर्दी बुखार हो या किसी को इन्फेक्शन हो तो उनसे दूर रहें, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम है और इनको इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय प्लेजर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां डॉक्टर साहब ने ल्यूकेमिया के बारे में बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट मालूमात दी है। मैं हमेशा हर शो में यही कहती हूँ आपको कि अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ऊपर वाले की देन है और इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।